नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोस खास तौर पर बनाए जा रहे हैं साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 3, मराठाओं का उदय। जो मराठा साम्राज्य था, उन्होंने किस प्रकार से तरक्की की। तो जो पिछला पार्ट था, हमने इसमें शिवाजी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ, किस प्रकार से उनके प्रारंभिक जो सैन्य अभियान थे वो थे, किस प्रकार से औरंगजेब ने उनको क्या किया, नजरबंद किया था, और किस प्रकार से वो औरंगजेब की नजरबंद से वो बचने के लिए थे। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि वहां फिर बाद में 1674 में यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि औरंगजेब ने उन्हें नजरबंद कर दिया था और वो औरंगजेब की जो जेल है उससे वो भाग गए थे। तो उसके बाद हमें पढ़ना है कि कुछ वर्षों के पश्चात 1674 में रायगढ़ के सुदृढ़ पर्वतीय दुर्ग में शिवाजी का राज्याभिषेक पूर्ण वैदिक विधि विधान से संपन्न हुआ। कि आपको याद रखना है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, 1674 ईस्वी में हुआ था। और कहां पर हुआ था, रायगढ़ के सुदृढ़ पर्वतीय दुर्ग में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक के उपरांत उनकी औपचारिक उपाधि श्री राजा शिव छत्रपति स्थापित हुई। तो उन्होंने उपाधि धारण की कि वो क्या कहलाएंगे, श्री राजा शिव छत्रपति कहलाएंगे। ये उपाधि होती है, जो कुछ आपके शासक वो अलग अलग प्रकार की उपाधियां धारण करते हैं, तो आपको इस उपाधि का भी नाम ध्यान में रखना है। कुछ पूर्ववर्ती शासकों की बातें उन्होंने अपनी नवीन संवत प्रणाली राज्याभिषेक शक का आरंभ किया। कि मतलब कुछ अलग अलग राजा थे, वो अलग अलग प्रकार की अपनी तिथियों से संबंधित कैलेंडर जारी करते थे। उसी प्रकार जो शिवाजी महाराज थे, उन्होंने भी क्या किया, अपनी नई नवीन संवत प्रणाली राज्याभिषेक शक का आरंभ किया। ये आपका न्यू एनसीईआरटी का फैक्ट है और आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा कि कौन सी शक संवत का उन्होंने शुरुआत की, राज्याभिषेक शक का उन्होंने क्या किया, शुरुआत की। राज्याभिषेक के पश्चात शिवाजी ने दक्षिण दिशा की विजय यात्रा आरंभ की। कि मतलब जैसे ही वो राजा बने, जैसे ही उनका राज्याभिषेक हुआ, तो पहली वो अभियान उन्होंने किस ओर चलाया, दक्षिण की ओर उन्होंने अपनी विजय की शुरुआत की। और दक्षिण वाला क्षेत्र था, उन्होंने वो जीतना प्रारंभ किया, जिसको कहा जाता है दक्षिण दिग्विजय भी कहा जाता है। उन्होंने उत्तरी तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ महत्वपूर्ण भागों एवं उन्होंने कौन से क्षेत्र जीते, आपको पूछा जा सकता है कि शिवाजी ने कौन से क्षेत्र जीते थे प्रारंभ में। उत्तरी तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ महत्वपूर्ण भागों को अल्प संरक्षित क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। अल्प संरक्षित क्षेत्रों का मतलब कि वे क्षेत्र जिन पे जो सुरक्षा ना ज्यादा नहीं थी, जो बाकी साम्राज्य के हिस्से थे, लेकिन उन हिस्सों का जो सम्राट थे उस समय, तो उन्होंने क्या था, ज्यादा सुरक्षित नहीं था। इसलिए शिवाजी ने एक रणनीति के तहत सबसे पहले उन हिस्सों को जीता जो ज्यादा सुरक्षित नहीं थे, प्राप्त की। इस दक्षिणी विस्तार ने आगे चलकर मराठों को मुगल आक्रमण के विरुद्ध राजनीतिक रूप से उल्लेखनीय सामरिक सुदृढ़ता प्रदान की। और इसके कारण जो ये क्षेत्र जीत लिया शिवाजी ने, इस क्षेत्र ने बहुत क्या की, उसकी सहायता की कि जब मुगलों ने उन पे आक्रमण किए मराठों पर। हम देखेंगे किस प्रकार से मुगलों ने मराठों पर आक्रमण किए, क्योंकि इस समय आपको पता है मुगल शासक कौन है, औरंगजेब है। ठीक है, वो इन पे क्या करेगा, आक्रमण करेगा। तो ये जो दक्षिणी क्षेत्र है ना, तो ये बड़े उनके काम आया भी। मतलब इनको बहुत, आपको इनको जो आपको समृद्धि थी, खजाना था वो मिला, बहुत सी चीजें यहाँ से मिली। और ये बहुत उसको सुदृढ़ता मतलब मजबूती प्रदान की। अब देखिए, दक्षिण में रहते हुए शिवाजी ने डच व्यापारियों के दास व्यापार को निषेध कर दिया। कि क्या था कि जो ये आपके व्यापारी आए थे, आपने डच आया था, अंग्रेज आए थे, ये भारतीयों को पकड़ के क्या करते थे, बेच देते थे। दास प्रथा चालू थी, गुलाम बनाया और उनको बेच दिया। लेकिन जैसे ही शिवाजी ने अपना साम्राज्य स्थापित किया, तो डच व्यापारियों के दास व्यापार को निषेध कर दिया कि आज के बाद कोई भी डच क्या करेगा, दास बनाकर नहीं बेचेगा। मतलब मानव व्यापार नहीं होगा, किसी भी मनुष्य को बेचा नहीं जाएगा। उस समय अधिकांश यूरोपीय व्यापारी भारतीयों को दास बनाकर बेच रहे थे। अधिकांश मतलब ज्यादातर जो यूरोप देशों से आए थे ना, आपके चाहे वो फ्रांस से आए हो, पुर्तगाल से आए हो, क्योंकि यूरोप व्यापारी मतलब यूरोप महाद्वीप है और यूरोप महाद्वीप में ये सारे देश थे आपके, इसलिए उनको सभी को कंबाइंड रूप से हम बोलते हैं यूरोप व्यापारी। आपको चीजें क्लियर हुई। भारतीयों को दास बनाकर बेच रहे थे। इस अमानवीय प्रथा का भारतीय शक्तियों की ओर से कोई विरोध नहीं किया गया था, किंतु
स्टार्टिंग में किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन सबसे पहले विरोध किसने किया? शिवाजी के हस्तक्षेप ने इस प्रथा को चुनौती दी। दास व्यापार के विरुद्ध उनका यह पक्ष अपनी प्रजा के प्रति उनकी गहन संवेदनशीलता और संरक्षण भाव का स्पष्ट प्रमाण है। मतलब कि शिवाजी ने जब इन पर प्रतिबंध लगाया ना, ये दिखाता है कि वो अपनी जनता का किस प्रकार से ख्याल रखते थे, किस प्रकार अपनी जनता के प्रति वो संवेदनशील थे। आपको चीजें क्लियर हुई? आगे बढ़े। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले एक चित्र देखिए। 1680 के लगभग शिवाजी का राज्य एकोजी की भूमिका इसी अध्याय में आगे बता दी गई है। हम एकोजी देखेंगे, एकोजी क्या था, ठीक है, उसकी भूमिका बताई गई। सबसे पहले शिवाजी का राज्य देखिए आप, कि आपको ये दिख रहा होगा, ये मैप दक्षिण का मैप है इस प्रकार से भी। ये आपका महाराष्ट्र वाला एरिया, ये जो आपको भगवा कलर में दिख रहा है, ये किसका मैप है? ये मैप है शिवाजी ने जहां तक क्षेत्र विस्तार किया। भारत के दक्षिण गोदावरी नदी है आपकी, ये भीमा नदी है आपको, कृष्णा नदी है, और यहाँ इसके साथ साथ, और ये आपके व्यापारी जो येलो कलर का दिख रहा है, यहाँ विदेशियों का थोड़ा सा क्या था? प्रभाव था भी। एकोजी के अधीन क्षेत्र, जो आपका एकोजी के अधीन क्षेत्र था वो यहाँ नीचे है आपका तंजावुर में। एक बार मैं थोड़ा सा आपको ऊपर करके दिखाता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। विदेशी शक्ति आपकी ये यहाँ गोवा था आपका, यहाँ पे रायगढ़ के करीब थी, ठीक है। ये पहाड़ी दुर्ग इसमें दे रखे हैं, ठीक है। ये क्षेत्र इस प्रकार आप कहेंगे किस प्रकार, यहाँ से बताया था ना, थोड़ा सा आपका इसका तमिलनाडु का भी था, और आपका कहाँ पर था? कर्नाटक वाले हिस्से में भी इनका राज था भी। तो इस आप मैप को देखना एक बार अपनी बुक में, और आपको यहाँ से भी स्पष्ट पता लग जाएगा कि इस प्रकार से ये है आपके शिवाजी का क्षेत्र था। और इस साइड आ जाइए आप, पूर्वी तट पर भी यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे कि यहाँ पर भी उनका क्या था? साम्राज्य था। और ये था आपका एकोजी का साम्राज्य भी, एकोजी का क्षेत्र। हम आगे बढ़ेंगे, तंजावुर है ना, आपको दिख रहा है यहाँ पे तंजावुर, शायद बुक छोटी होने के कारण यहाँ पे आपको तंजावुर नहीं दिख रहा। और ये क्षेत्र थे वेल्लोर था, जिंजी, ये आपके क्या थे? किले थे, कोपल का किला था, ठीक है, दाभोल का, रायगढ़ का, ये किले आपको ध्यान में रखने। ये आपका क्या? कोपल का किला, ठीक है। यहाँ देखिए व्यापारी शक्ति आपको दिख रही होगी, पुंडुचेरी यहाँ पे कौन सी है? पांडिचेरी है आपका, ठीक है। ये मलक्का की ओर जा रहा है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी। मैप में चलो आगे बढ़ते हुए। 50 वर्ष की आयु में भीषण ज्वर के कारण उनका, मतलब कि 50 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया, क्योंकि उनको बहुत तेज बुखार हो गया था और उस बुखार के कारण उनकी मृत्यु हो गई। वे एक अद्वितीय रणनीतिकार तथा दूरदर्शी व्यक्ति थे। उनके जीवन काल में उनके पराक्रम की गाथाएं संपूर्ण भारतवर्ष एवं विदेशों में प्रसिद्ध हो गई थी। मतलब कि शिवाजी बहुत महान वीर थे, और उनके जीवन में ही जब वो जीवित थे उसी से उनकी बहादुरी के चर्चे पूरे विश्व में फैल गए थे। यूरोपीय लोग उनकी तुलना सिकंदर जैसे महान सेनापतियों से करते थे। बुंदेला राजकुमार छत्रसाल, नाम ध्यान में रखना कि जो बुंदेला राजकुमार था छत्रसाल, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी के संघर्ष से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने बुंदेलखंड नामक एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पहले जो बुंदेलखंड था वो अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन जब जो बुंदेला राजकुमार था छत्रसाल ने ये उसके शिवाजी के किस्से सुने, शिवाजी की बहादुरी देखी कि किस प्रकार से शिवाजी मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो उसने भी कह दिया आपका, ये आपका बुंदेला राजकुमार छत्रसाल ने, कि मैं भी आज से आजाद हूं और मैं अंग्रेजों इसका मुगलों का गुलाम नहीं हूं। सुप्रसिद्ध कवि, हिंदी कवि भूषण विशेष रूप से शिवाजी से मिलने के लिए महाराष्ट्र गए थे। ये हिंदी के कवि है। आपको बताया कि शिवाजी की भाषा कौन सी थी? मराठी थी। तो हिंदी के कवि भूषण ना विशेष रूप से शिवाजी से मिलने के लिए महाराष्ट्र गए थे। तदंतर उनके गुणगान में उन्होंने अनेक काव्य रचनाएं की। तो काव्य रचना मतलब शिवाजी के बारे में उन्होंने अनेक कविताएं लिखी, उनके साहस से संबंधित, उनकी वीरता से संबंधित, जिसमें से अनेक आज भी जनमानस में प्रसिद्ध है। उसमें से बहुत सी कविताएं आज भी आपके वहां जाओगे, जो आपका महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, उसमें वो कविताएं गाई जाती है। तो आप ये नाम ध्यान में रखना कि कौन से कवि मिलने गए थे। भूषण जो हिंदी के कवि थे वो मिलने गए थे। अब शिवाजी के पश्चात मराठा। अब देखिए शिवाजी की मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद मराठे किस प्रकार से कार्य करेंगे। तो शिवाजी के दो पुत्र थे, एक था आपका संभाजी और एक था राजा राम। शिवाजी के निधन के उपरांत संभाजी छत्रपति बने। उस समय दक्कन पर मुगलों के पूर्ण नियंत्रण में मराठे ही एकमात्र बाधक थे। तो यहाँ पे देखिए कि जो आपके दक्कन क्षेत्र में, दक्कन क्षेत्र आप समझ रहे होंगे कि उसके बाद
इस प्रकार ये दक्कन का क्षेत्र था कि मुगल इस पे पूरा अधिकार करना चाहते थे, लेकिन मुगलों के बीच में कौन आ रहा था? मुगलों के बीच में आ रहे थे मराठे। ये बात आपको क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। उसके बाद उपरांत संभाजी छत्रपति बने। राजा कौन बना? छत्रपति का मतलब क्या है? राजा। ठीक है। उस समय दक्कन पर मुगलों के पूर्ण नियंत्रण में मराठे ही एकमात्र बाधक थे कि इस पूरे क्षेत्र को नियंत्रण में करना चाहते थे, लेकिन एकमात्र जो उनका विरोध कर रहा था वो कर रहे थे आपके मराठे भी। औरंगजेब ने दक्कन पर हमला कर बीजापुर और गोलकुंडा सल्तनतों को जीत लिया था। जो आपका यहाँ सिख था, इसी में था बीजापुर और गोलकुंडा, उसके आस पड़ोस में था। उसको तो औरंगजेब ने क्या कर लिया था? जीत लिया था। फिर उसने संभाजी को बंदी बनाकर अपने क्रूर और यातनाएं देकर मार डाला। और क्या किया फिर जो आपका औरंगजेब है उसने क्या किया कि संभाजी को कैद कर लिया और उनको यातनाएं देकर मार डाला। इसके बाद उसने मराठाओं की राजधानी रायगढ़ पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब ने क्या कर लिया? जो मराठाओं की राजधानी थी रायगढ़, आपको पता होगा जहां शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, वहां पे उसने कब्जा कर लिया। तो अब आपको क्या लग रहा है? मराठा साम्राज्य समाप्त हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं क्या होता है। संभाजी के पश्चात राजा राम छत्रपति बने भी। छत्रपति मतलब शासक बने, राजा बने, और शीघ्र ही तमिलनाडु स्थित जिंजी की ओर प्रस्थान कर गए। और इस प्रकार मुगल मराठा संघर्ष का विस्तार दक्षिण भारत तक हुआ। और वो कहां चले गए? तमिलनाडु स्थित जिंजी। आपको बीच में दिखा था ना मैप इस प्रकार से कि यहाँ बीच में तमिलनाडु में यहाँ आपका क्या था? जिंजी का किला था, वहां प्रस्थान कर गए। इस प्रकार मुगल मराठा संघर्ष का विस्तार दक्षिण भारत तक हुआ। मराठों ने अपने दुर्गों की दृढ़ता से रक्षा की और अनेक युद्धों और संघर्षों में प्राय मुगलों पर भारी पड़े भी। पूरी तरह मराठे अभी भी समाप्त नहीं हुए थे। फलस्वरूप औरंगजेब दक्कन से निकलने में असमर्थ रहा और मराठों को परास्त किए बिना ही मर गया भी। तो मतलब कि बहुत लंबे समय तक हमने पहले पढ़ा था औरंगजेब ने कि औरंगजेब लगभग 30 वर्षों तक कहा रहा, दक्षिण में रहा मराठों के साथ और दक्षिण में लड़ाइयां करता रहा। और उसने अपना खजाना बहुत सारा खाली कर दिया दक्षिण में। और अंत में 1707 में उसकी मृत्यु हो गई। और जो मुगल साम्राज्य के पतन का भी यही कारण था कि दक्षिण में युद्धों में उसने क्या किया? बहुत सारा राजकोष, जो सेना का, जो राज्य का खजाना था, उसने समाप्त कर दिया। और मराठे फिर भी पराजित नहीं हुए। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत मराठे एक सुदृढ़ शक्ति के रूप में उभरे। अब वे रक्षात्मक स्थिति में न रहकर आक्रामक हुए। कि जब तक औरंगजेब जीवित था तब तक मराठे क्या हुए? रक्षात्मक, क्योंकि खुद को बचाते रहे। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई वो फिर क्या हो गए? आक्रामक हो गए। उन्होंने रक्षात्मक पद्धति त्याग दी कि अब हमें रक्षा नहीं करनी, हमें क्या करना है? मुकाबला करना है, आक्रमण करना है। छत्रपति राजा राम की रानी ताराबाई के नेतृत्व में मराठों ने मुगल क्षेत्र पर भारी आक्रमण किया भी। तो इसने कहा कि जो छत्रपति राजा राम की रानी ताराबाई के नेतृत्व में मुगलों ने मुगल क्षेत्र पर भारी आक्रमण किया और भारतवर्ष के बड़े भाग पर विजय प्राप्त कर अपना अधिकार स्थापित किया भी। इसके नेतृत्व में जो आपका राजा राम थी, उसकी पत्नी थी क्या नाम था? ताराबाई। उसके नेतृत्व में उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया मराठों ने। चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर हुई सारी कहानी, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हम एक साथ लेके चल रहे हैं, शिवाजी के जन्म से लेके भी। विस्तार ने मध्य मराठों के बीच संरचनात्मक परिवर्तन हुए। शिवाजी के काल में केंद्रीकृत राज्य धीरे धीरे अब विकेंद्रीकृत होने लगा। अब आपको ये वर्ड दो हैं आपके, केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत। दो आपके शब्द आपके इतिहास में बहुत ज्यादा काम आएंगे। केंद्रीकृत का मतलब क्या होता है और विकेंद्रीकृत का मतलब होता है जब सारी शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में होती है ना, बिल्कुल, कि सिर्फ वही है जो करेगा वो वही करेगा, इसको बोलते हैं हम केंद्रीकृत। और जब शक्तियां एक आदमी के अधीन न रहकर बांट दिया जाता, शक्तियों का बंटवारा हो जाता, उसको हम बोलते हैं विकेंद्रीकृत। क्या बोलते हैं? विकेंद्रीकृत। तो अब क्या होने लगा? केंद्रीकृत राज्य की धीरे धीरे विकेंद्रीकृत रूप लेने। यद्यपि नाम मात्र रूप से छत्रपति केंद्र में बने रहे, परंतु प्रादेशिक सरदार अधिक शक्तिशाली हो गए। उसने कहा कि जो शक्तियां तो सबसे पहले किसके भी हाथ में रहती थी? आपकी छत्रपति के हाथ में रहती थी। लेकिन अब जिनका साम्राज्य बड़ा हो गया, अब शक्तियां जो छोटे छोटे प्रांत हैं जो बनाए, उनके जो शासक थे वो शक्तिशाली हो गए थे। शक्ति केवल अब छत्रपति के हाथ में
नहीं रही थी। कई बच्चे समझते हैं कि छत्रपति का मतलब शिवाजी है, छत्रपति का मतलब शिवाजी नहीं, छत्रपति का मतलब है कि राजा। मुगलों में जो राजा होता था उसको क्या बोलते थे? छत्रपति बोलते थे। जैसे सल्तनत काल में हमने क्या पढ़ा था? सुल्तान पढ़ा था। क्लियर हुई बातें आपकी? तो उसने कहा कि अब राजा में सिर्फ नाम मात्र की शक्ति रह गई थी, बाकी जो आपके प्रादेशिक सरदार थे वो अधिक शक्तिशाली हो गए थे। विशेषतर पेशवा प्रधानमंत्री के लिए फारसी शब्द, जो उनका जो लगभग जो शक्तियां थी वो राजा में न होकर किसमें शक्ति आ गई थी? पेशवा में शक्ति आ गई थी। पेशवा मतलब कि उनका प्रधानमंत्री का प्रभाव इतना प्रबल हुआ कि स्वयं छत्रपति भी ये पर भी यह हावी रहने लगा। पेशवा बाजीराव प्रथम और उनके पुत्र नाना साहेब पेशवा ने मराठों के अखिल भारतीय विस्तार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो पेशवा था उनके हाथों में लगभग सारी शक्तियां आ गई। जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते थे वो पेशवा ही लेता, और पेशवा का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री। जो फारसी शब्द है ये प्रधानमंत्री के लिए पेशवा। तो जो पेशवा हुए ना, तो उनमें दो महत्वपूर्ण पेशवा आपको याद रखने हैं। वो है आपको पेशवा बाजीराव प्रथम और उनके पुत्र नाना साहेब पेशवा ने मराठा के अखिल भारतीय विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मराठों ने भारत के विशाल भूभाग को अपने अधीन कर लिया और सामान्यतः उस पर सुशासन किया भी। मतलब कि लगभग पूरे भारत को अपने अधीन मराठाओं ने कर लिया और उस पर सुशासन किया। शासन नहीं, सुशासन मतलब बढ़िया तरीके से उन्होंने शासन किया। तथापि क्षेत्रीय सरदारों को अधिक शक्ति और स्वायत्तता के परिणाम स्वरूप उनके द्वारा कभी-कभी अनुशासनहीनता और दुर्व्यवहार भी हुए, जो शिवाजी के मूल्यों से बिल्कुल विपरीत थे। उसने कहा कि उन्होंने फिर क्या किया, जो उनके अधीन क्षेत्र आ गए कुछ, ठीक है? जैसे कोई राजा है, उन्होंने मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली और मराठों ने बोल दिया ठीक है यहाँ का राजा तू ही देख, लेकिन अधीनता हमारी है, मूल रूप से राज्य किसका है? हमारा। तुम्हें ये चीजें देखनी है। तो वहां पर उसने बता रखा है कि कुछ क्षेत्रीय सरदारों को अधिक शक्ति और स्वायत्तता के परिणाम स्वरूप, जब उन्होंने क्षेत्रीय सरदारों को अधिक शक्ति दे दी कि यहाँ तुझे तेरे हिसाब से देखना है, तो क्या हुआ? उनके द्वारा कभी-कभी अनुशासनहीनता और दुर्व्यवहार भी हुए, जो शिवाजी के मूल्यों से बिल्कुल विपरीत थे। मतलब जो शिवाजी ने सोचा था, जो शिवाजी जैसा व्यवहार करता था वैसा व्यवहार उनके द्वारा नहीं किया गया। मतलब थोड़े बहुत जनता पे अत्याचार कर दिए उन्होंने, ठीक से शासन नहीं किया। उदाहरण के लिए बंगाल में मराठाओं के 10 वर्षीय अभियान जनता के लिए अत्यधिक क्रूर और विनाशकारी सिद्ध हुए। कि बंगाल में मराठाओं के 10 वर्षीय अभियान में, बंगाल में मराठा 10 वर्षों तक रहे भी, और वहां पे उन्होंने जनता पर क्या किए? अत्याचार किए। अब यहाँ पे देखिए आप, एक डायग्राम है आपका। छत्रपति साहू महाराज संभाजी के पुत्र दाहिनी और बाज लिए हुए बैठे और नाना साहेब पेशवा के साथ परामर्श कर रहे हैं। छत्रपति साहू महाराज आपको बताया कि ये क्या है? संभाजी के पुत्र हैं। शिवाजी के दो थे आपके, संभाजी और आपका कौन सा? आपका राजा राम, दो थे ना। तो यहाँ पे देखिए ये कौन है? साहू महाराज। साहू महाराज है संभाजी के पुत्र, मतलब कि शिवाजी के पोते। आपको बात समझ में आ रही है? उत्तर की ओर अपने विस्तार के चलते मराठाओं ने कुछ समय के लिए लाहौर, अटक और यहाँ तक कि पेशावर पाकिस्तान पर भी अधिकार कर दिया था। उन्होंने अफगानों से युद्ध की और 1761 में पानीपत के महाविनाशकारी पराजय के उपरांत भी पेशवा माधवराव प्रथम के शासनकाल में मराठे शीघ्र ही सशक्त हो गए। और हम अब तक पानीपत के 2 युद्ध पढ़ चुके हैं। एक 1526 में अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, एक आपका कब? 1556 में किसके बीच में? अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में। और ये है पानीपत का तीसरा युद्ध, जो किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। जब मराठे पूरे भारत में शासन कर चुके थे, अटक से लेकर आपको पता है कि लाहौर तक पहुंच गए थे, अटक और यहाँ तक कि पेशावर पाकिस्तान पर अधिकार कर लिया था। उन्होंने अफगानों से युद्ध की। ये रहा युद्ध भी कि 1761 में पानीपत के महाविनाशकारी पराजय, मतलब उनकी हार हुई थी मराठों के उपरांत भी। फिर किसने संभाला उसको? माधवराव प्रथम के शासनकाल में मराठा शीघ्र ही शस्त्र हो गए। महादजी सिंधिया के नेतृत्व में उन्होंने 1771 में दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। मतलब 1761 में वो हार गए थे पानीपत का युद्ध, ठीक है, लेकिन 1710 साल के दौरान 1771 में महादजी सिंधिया के नेतृत्व में उन्होंने फिर से दिल्ली पर पुनः अधिकार
कर दिया। दिल्ली अग्रिम 3 दशकों तक मराठों के नियंत्रण में रही, अगले 3 दशक मतलब 30 सालों तक लगभग। ठीक है, तदंतर अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया। उसके बाद अधिकार किसने कर लिया? अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और किस प्रकार किया वो भी हम जानेंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि मराठे किस प्रकार शक्तिशाली हो गए थे और कितने शक्तिशाली हो गए थे। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मतलब 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध मतलब 1700 से लेके 1800 और 1700 आपका 75 से, जैसे देखिए आप शताब्दियों की उत्तरार्ध भी सीख, जैसे 18वीं शताब्दी है ना, आ गया 18वीं शताब्दी 1700 से लेके 1800 तक के बीच का टाइम है। तो उत्तरार्ध का मतलब जब ये शताब्दी खत्म होने वाली थी, मतलब 1775 से लेके 1800 तक भारत में अंग्रेजों के मुख्य प्रतिद्वंदी मराठे ही थे। आपको ये बात समझ में आ गई। 1775 से लेकर 1818 के मध्य 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए। आंग्ल मराठा युद्ध मतलब अंग्रेजों और मराठाओं के युद्ध हुए 1775 से लेकर 1818 तक। मराठों में बढ़ते आंतरिक कलह और विघटन एवं अंग्रेजों की उत्तम संगठनात्मक क्षमता और तकनीकी श्रेष्ठता के कारण अंततः मराठा शक्ति का समापन हुआ। और उसने कहा कि जो मराठे थे उसमें काफी ज्यादा फूट हो गई थी आपस में, ठीक है। और लेकिन जो अंग्रेज थे वो एक थे, उनकी जो नीति थी वो फूट डालो राज करो की थी। उनकी संगठन उनका बहुत बढ़िया था, तकनीक उनके पास गोले बारूद ये सारी चीज थी। और इसके कारण क्या हुआ, मराठा शक्ति हार गई। ये 3 युद्ध हुए थे, इनमें मराठाओं की हार हुई। वस्तुतः अंग्रेजों ने भारत को मुगलों एवं किसी अन्य शक्ति की तुलना में मराठों से अधिक प्राप्त किया। भी देखो, अंग्रेजों ने भारत को मुगलों एवं किसी अन्य शक्ति की तुलना में मराठों से अधिक प्राप्त किया। कि मतलब उन्हें हिंदुस्तान जो मिला, मान लेते हैं कि इस लाइन का मतलब समझना कि हिंदुस्तान ये है भी, ठीक है, ये अंग्रेज हैं, ये यहाँ पे मराठे हैं, ठीक है। जब उन्होंने अंग्रेजों को भारत पर अधिकार लिया तो सबसे ज्यादा अधिकार किसने दिया? मराठों ने दिया। क्योंकि मुगल तो वैसे ही कमजोर हो चुके थे, बाकी शक्तियों पे थोड़ा बहुत स्टेट था, लेकिन ज्यादातर हिस्सा अंग्रेजों को किसके द्वारा मिला? मराठों के द्वारा मिला। जब मराठे हारे तब उनका अधिकतर भारत पर कब्जा हो चुका था अंग्रेजों का, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस पाठ्य पुस्तक के आगामी संस्करण में 3.11 के स्थान पर इसका नया संस्करण दिया जाएगा। भी 3.11 कौन सा है? 3.10 है ये आपका, आगे हम देखेंगे उसका भी। क्या आप जानते हैं कि पेशवाओं के अधीन एक शक्तिशाली अधिकारी नाना फडणवीस को पहला अखिल भारतीय ब्रिटिश विरोधी गठबंधन बनाने का श्रेय दिया जाता है? कि आपको पेशवाओं के अधीन एक शक्तिशाली अधिकारी, जिसको बोला था नाना फडणवीस ने, उसने अखिल भारतीय ब्रिटिश विरोधी गठबंधन, मतलब कि अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों को उसने एक करने की कोशिश की। किसने? नाना फडणवीस में। उन्होंने इस प्रयास में मैसूर के हैदर अली और हैदराबाद के निजाम जैसे पुराने विरोधियों को भी एकजुट किया था। भी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद नाना फडणवीस और महादजी शिंदे के समक्ष आत्मसमर्पण करते एक ब्रिटिश अधिकारी का चित्र, कि पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध था उसमें किसकी जीत हुई थी? मराठों की जीत हुई थी। और ये देखिए अंग्रेज अधिकारी क्या कर रहा है? इनके आगे झुक रहा है। ठीक है, एक मैं इस बात को आपको दिखा देता हूं। इस पाठ्य को आगामी चित्र 3.11 के स्थान पर इसका नया संस्करण दिया जाएगा। मतलब थोड़ी सी बात इसमें रहेगी, वो आगे जब संस्करण आएगा तब हम उसमें वो देख लेंगे। और आप भी शायद इस साल जो पढ़ रहे हैं उसके आगे नहीं आएगी ये चीज। और आप जब भी पढ़े नया संस्करण आ जाए, आप कमेंट में जरूर बता दें कि सर नया संस्करण आ चुका। बाकी मैं भी निगाह रखूंगा कि नया आ जाए, और प्ले लिस्ट में ही मैं उसको ऐड कर दूंगा उस पाठ को 3.11 के स्थान पर जब आएगा भी। ये तो हमने मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ दिया कि 1818 में मराठा साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब हम पढ़ेंगे जो मराठा साम्राज्य था उनका शासन प्रशासन किस प्रकार से था, उन्होंने कौन सी व्यवस्थाएं चलाई, कौन सी नई नीतियां वो लेके आए। जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि मुगलों की नीतियों के बारे में, उनका प्रशासन के बारे में, सामान्य जीवन के बारे में, किस प्रकार के टैक्स लगाए, किस प्रकार के उन्हें अधिकारी बनाए। तो यही हम पढ़ेंगे। शिवाजी ने अपने राज्य के लिए प्रेक्षाकृत केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की। अब आप केंद्रीकृत समझ गए, मतलब सारी शक्तियां शिवाजी ने अपने आप में रखी। उन्होंने वंशानुगत पद
और भूमि आवंटन समाप्त कर दिया और राज्य कोष से प्रत्येक राज्य के अधिकारी को वेतन दिया। सबसे पहले उन्होंने क्या कर दिया, भूमि आवंटन की, और जागीरें देते थे ना कि ये जागीर तुम्हारी, ये जागीर तुम्हारी, इतने गांव तुम्हारे, तुम इनसे कर ले लेना, अपना काम चला लेना। उस शिवाजी ने सारी चीजें समाप्त कर दी। उसने कहा जो भी अधिकारी होगा उसको क्या मिलेगा, नकद वेतन मिलेगा राजकोष से। कई अधिकारियों का समय समय पर स्थानांतरण भी किया, मतलब उनका ट्रांसफर भी किया एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जिससे सुनिश्चित हो सके कि उसके पास राजा पर अपनी शर्तें थोपने की पर्याप्त शक्ति न होगी। इससे क्या होगा कि वो राजा पर एक जगह रहेगा ना, तो एक जगह रह के कोई भी अधिकारी शक्तिशाली हो जाता है, ठीक है, आसपास के लोगों के साथ उसकी जान पहचान हो सकती है और वो राजा के लिए मुसीबत हो सकता है। इसलिए राजा समय समय पर उसको दूसरे स्थान पर भेज देते थे। वहां जाके लोगों से जान पहचान करेगा तो फिर क्या करेगा राजा, उसको फिर से दूसरी जगह भेज देगा। तो ये काफी अच्छी बात थी। शिवाजी ने युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं को पेंशन भी दी, ठीक है, जो सैनिक शहीद हो जाते थे तो उनकी विधवा होती थी, यहाँ उनको पेंशन भी दी, यहाँ तक कि उनके पुत्रों को सैन्य पद भी दिए, उनके पुत्रों को सेना में पद दिए। इस प्रकार उन्हें सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति अपने संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व का परिचय दिया। शिवाजी ने अपने नाम से सोने और तांबे के सिक्के डाले जो उनकी संप्रभुता दर्शाते थे। देवनागरी लिपि का प्रयोग उनकी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक था। ये देखिए छत्रपति लिखा हुआ है, श्री शिव लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार उन्होंने क्या थे, चांदी और सोने के सिक्के चलाए थे। शिवाजी ने अपने अधिकारियों को कठोर निर्देश दिए थे कि वे अपनी प्रजा के साथ दुर्व्यवहार न करें और न ही बलपूर्वक घास का एक तिनका भी छीने। उसने कहा कि प्रजा के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है और आपको एक घास का तिनका भी जबरदस्ती प्रजा से नहीं छीनना है। अपने अधिकारियों को लिखे एक पत्र में शिवाजी कहते हैं कि शिवाजी ने क्या किया था, अपने अधिकारियों को एक पत्र लिखा था, वो पत्र इतिहास में रिकॉर्ड है। उस पत्र में क्या लिखा था अधिकारियों को, नौसेना के लिए सागौन जैसे बड़े वृक्ष की लकड़ियों की आवश्यकता है, कि जो नौसेना है ना, नेवी आपकी जल वाली सेना, उसके लिए सागौन जैसे एक सागौन पेड़ होता है, उसकी लकड़ियों की आवश्यकता है। आवश्यकता हो तो जंगल से पेड़ काटने की अनुमति ले लो और आगे बढ़ो। आम और कटहल जैसे अन्य वृक्ष भी उपयोगी, किंतु उन्हें मत छुओ क्योंकि ऐसे पेड़ों को बढ़ने में कई वर्ष लगते हैं और लोग उनकी देखभाल करते बच्चों की तरह। उसने कहा कि हमें जरूरत है सागौन के पेड़ की लकड़ी, लेकिन रास्ते में आपको और भी बहुत ही महत्वपूर्ण पेड़ आएंगे, उनको मत काटना। और जो ये सागौन के पेड़ आप काटोगे ना, इनकी भी आपको क्या परमिशन लेनी है उन लोगों से जो जिन्होंने ये पेड़ लगा रखे हैं। यदि तुम उन्हें काट दोगे तो उनका क्या दुख कभी समाप्त होगा। अगर तुम दूसरों पर अत्याचार करके कुछ प्राप्त करते हो तो वह अत्याचारी के साथ साथ शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। ऐसे वृक्षों के अभाव में हानि भी होती है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में बल का प्रयोग मत करो। शिवाजी के पत्र के आधार पर आप शासक रूप उनके मूल्यों के बारे में क्या कह सकते हैं, मतलब उनके क्या आदर्श थे, उनके यही आदर्श थे कि वो जनता से बहुत लगाव रखते थे, किसी भी गरीब मजलूम पर वो अत्याचार नहीं करना चाहते थे, अपने जनता में वो हर एक आदमी का ख्याल रखते थे। ठीक, उन्होंने यहाँ तक कि प्रकृति को भी क्या बचा के रखने को संदेश दिया है। शिवाजी के प्रशासन में अष्ट प्रधान मंडल या 8 मंत्रियों की परिषद होती थी भी, और वो 8 मंत्री आप देख लीजिए कौन से थे। सबसे पहले अमात्य, जिसको कहा गया वित्त मंत्री, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में अमात्य का पढ़ा था ना, अमात्य था अपने वक्त में स्टार्टिंग जब मैंने अध्याय पढ़ा उसमें, तो अमात्य होता है वित्त मंत्री। प्रधान आपका प्रधानमंत्री जिसको पेशवा कहते थे, सचिव भू राजस्व मंत्री, न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश, पंडित राव धार्मिक विषयों के प्रमुख, सेनापति प्रधान सेनापति, सुमंत कौन होता था, विदेश मंत्री, मंत्री होता था आपका खुफिया मंत्री। ठीक है, आपसे अलग से एक में पूछ लेगा कि न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, मुख्य न्यायाधीश। आपका अमात्य किसको कहा जाता था, वित्त मंत्री को। मंत्री क्या होता, खुफिया मंत्री। सुमंत कौन होता था, विदेश मंत्री। ये आपकी इंपोर्टेंट है भी आपके, आपको बता दें, एक तो पेशवा प्रधानमंत्री, एक आपका अमात्य जो वित्त मंत्री है, और एक आपका सुमंत विदेश मंत्री। सचिव आपका भू राजस्व मंत्री, और आप सेनापति प्रधान, और संप्रभु छत्रपति। और छत्रपति की सहायता करने के लिए 8 मंत्रियों की होती थी। इंपोर्टेंट मैंने आपको बता दिया, प्रधानमंत्री को याद रखना, पेशवा बोलते थे, वित्त मंत्री को याद रखना अमात्य बोलते थे, खुफिया मंत्री को अकेला मंत्री बोलते थे, और विदेश मंत्री को क्या बोलते थे, सुमंत बोलते थे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
मराठा प्राय उन प्रांतों से चौथ और सरदेशमुखी नामक कर वसूलते जो प्रत्यक्ष रूप से उनके अधीन नहीं थे। देखिए कुछ ऐसे राज्य थे जो जिस पे उनका डायरेक्ट कब्जा था, उनके अधीन थे, लेकिन कुछ ऐसे राज्य थे जो उनके डायरेक्ट अधीन नहीं थे, जिन्होंने अधीनता मान रखी थी कि हम ठीक है, हम पे आक्रमण मत करना, हम आपके ही अधीन रहेंगे। तो जो अधीन नहीं थे उनसे कौन सा कर वसूलते थे? चौथ। चौथ मतलब 25%, एक चौथाई भी, एक चौथाई मान लो या 25% पूछ लो। और एक था सरदेशमुखी चौथ के अतिरिक्त 10%। उसने कहा कि चौथ के अलावा भी 10% मतलब 10वां हिस्सा नामक कर वसूलते जो प्रत्यक्ष रूप से उनके अधीन नहीं थे। इनमें दक्कन और उत्तर भारत के प्रदेश सम्मिलित थे। बदले में मराठी उन प्रांतों की रक्षा करते थे तथा उनके आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करते थे। जैसे कोई राजा है, ठीक है, वो राजा यहाँ पर है, शिवाजी का संदेश आया कि मेरी अधीनता मानते या नहीं मानते। उसने कहा कि महाराज मैं तो आपकी अधीनता मानता हूँ, आपके अधीन शासन करूंगा। तो ठीक है, अगर मानता है ना तो मुझे 25% चौथ और सरदेशमुखी मतलब चौथ को निकाल दो और फिर 1/10 हिस्सा दे दो। उसको बोलते थे सरदेशमुखी कर। ये कर वसूलते थे और बदले में क्या मिलेगा इनको? उसने कहा कि तुम लोगों की रक्षा मैं करूंगा, तुम टेंशन मत लो और तुम अपने हिसाब से राज करते रहो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो आपकी मैं रक्षा करूंगा। रक्षा के बदले कर था ये आपका चौथ और सरदेशमुखी। ये चीजें आपको समझ में आई? मुगलों ने भी विभिन्न संधियों के माध्यम से इस व्यवस्था को स्वीकृति दी और समय के साथ इनमें से कुछ प्रांत मराठा साम्राज्य का भाग बन गए भी। 18वीं शताब्दी में मराठों ने प्राय मुगल मुद्रा शैली को भी उसकी लोकप्रियता के कारण अपनाया, किंतु साथ ही उसमें अपने सांस्कृतिक प्रतीक भी जोड़े। जो मुगलों की शैली थी ना उसको अपनाया और उसमें क्या जोड़े? अपने जो सांस्कृतिक मूल्य थे उन्होंने उसमें वे जोड़े। उदाहरण के लिए यह दुर्लभ मराठा सिक्का जो गणपति पंत प्रधान रुपया, गणपति नाम से जाना जाता है, 19वीं शताब्दी के आरंभ में पटवर्धनों द्वारा डाला गया। पटवर्धन क्या होते थे? पेशवा के अधीन जो सेना नायक होते थे उसको पटवर्धन कहा जाता था। इस सिक्के पर देवनागरी और फारसी दो लिपियों में लेख उत्कीर्ण है। एक और गणपति का आह्वान है, जबकि दूसरी ओर पेशवा जिस मराठी में पंत प्रधान कहा जाता है की प्रतिनिष्ठा की घोषणा की गई। ठीक है, इसमें क्या आपकी फारसी भाषा आ गई, आपकी उन वाली, ठीक है, मुगलों वाली, लेकिन इन्होंने क्या किया? गणपति की प्रतिमा लगाई, गणपति का नाम लिखवाया, मतलब थोड़ी सी उनकी भी मूल्य अपनाए लेकिन अपनी संस्कृति को भी जिंदा रखा भी। तो आगे हम पढ़ेंगे मुगलों का सैन्य प्रशासन भी, अगले पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, 30-35 मिनट का आपका लेक्चर हो गया। पार्ट वाइज पार्ट आप देखते चले और अंत में इसका रिवीजन जो बैच है हमारा वो जरूर देखें, ताकि आपको जब वो देखेंगे ना तब आपको पता लगेगा कि आपकी सारी चीजें क्लियर हो चुकी न्यू एनसीईआरटी की। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।